हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नई कहानी को पढ़ेंगे जो एक छोटी बच्ची की कहानी है। यह कक्षा 10 की इंग्लिश पोयम पोयम नंबर कौन सी है? 6, जिसका नाम क्या है? अमन। इस पोयम का नाम अमांडा है। यह एक बच्ची का नाम है और इस कहानी में एक माँ अपनी बच्ची को समझाती है, जैसे कि परंपराएं चली आ रही हैं कि हर माँ चाहती है कि हमारे बच्चे सही हों। तो माँ भी बच्ची को समझाती है कि तौर तरीका सीखे, कैसे बैठती है, कैसे चलती है, अपना काम करती है, नहीं करती है। इन सारी चीजों पर माँ बहुत केयर करती है, ध्यान देती है। लेकिन जैसा कि बच्चे हैं, सोचने समझने की क्षमता कम होती है। माँ ने डांट दिया, लेट सो रही हो, जल्दी जगो, माँ पर नाराज हो गए। जल्दी स्कूल जाओ, लेट हो रहा है, माँ पर नाराज हो गए। ये कह रहा कि ये लड़कपन है, बचपन है, इसलिए बच्चे उसको ध्यान नहीं दे पाते और माँ की बात को गलत मान जाते हैं। वही कहानी इस पोएम में दी गई है। माँ बच्ची को समझाती है। उस बच्ची का नाम क्या है? अमांडा। उस बच्ची का नाम है अमांडा। यह लेखिका कौन है इसकी? इसकी पोएटेस कौन है? रॉबिन। स्पेलिंग बता दें। रॉबिन क्लीन, KLEIN। और रॉबिन क्लीन। और ये कहाँ के रहने वाले रॉबिन क्लीन? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। ये जो लेखिका पोयम का नाम क्या है हमारा? अमांडा। एक बच्ची का नाम है। और इसकी जो कवित्री है वो कौन है? किसने इसको लिखा है? कवित्री का नाम क्या है? और रॉबिन क्लीन। चूंकि ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन कवित्री है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के माहौल में जो बच्चे हैं उनके बारे में लिख रही है। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलियन बच्चों के बारे में लिख रही है, उनके पेरेंट्स के बारे में लिख रही है। तो ये बच्ची कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। यह पोएटेस कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की माहौल की बात लिख रही है। अमांडा बच्ची है, उसको माँ समझा रही है। माँ क्या कहती है? हम आते हैं पहले पोएम के पहले पैसेज पर, पहले पैराग्राफ पर आते हैं। माँ कहती है अपनी बच्ची अमांडा से, अमांडा छोटी बच्ची है, माँ कहती है कि डू नॉट बाइट। डू नॉट बाइट। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। देखते हैं बच्चे प्राय नाखून दांत से ही काटने लगते हैं। ब्लेड ढूंढना मुश्किल है, नेल कटर ढूंढना मुश्किल है, तो दांत ही लगा देते हैं। तो माँ मना कर रही बच्ची को, देख रही है कि बच्ची नाखून काट रही, किसे? दांत से काट रही। माँ कहती है अमांडा से, अमांडा यह संबोधन चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? संबोधन का चिन्ह है। तो अब माँ कह रही है अमांडा डू नॉट बाइट, दांत से मत काट। डू नॉट बाइट, बाइट मीन्स क्या होता है? तो माँ क्या कहती है? अमांडा डू नॉट बाइट, दांत से मत काटो योर अपने नेल्स। अमांडा डू नॉट बाइट योर नेल। अमांडा अपने नाखूनों को दांत से। माँ कहती है भाई काटने के उपकरण है, ब्लेड है, नेल कटर है, तो दांत से मत काटो, क्योंकि दांत में वो जो दांत है उसमें नाखून की गंदगी दांत में चली जाएगी, मुंह में चली जाएगी, इसलिए माँ मना कर रही है। कहती है अमांडा अपने नाखूनों को, नेल मने, अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। दूसरे लाइन में फिर मां कहती है कि डू नॉट हंच। हंच मीन्स होता है झुकाना। योर अपने शोल्डर्स, अमांडा। मां कहती है
अमांडा डू नॉट हंच, मत झुकाओ योर शोल्डर्स। क्या कहती है कि अमांडा, माँ कहती है बच्ची से कि अमांडा अपने कंधों को, बहुत केयर माँ करती है अपने विशेष रूप से बच्चियों पर कि बच्ची कैसे बैठती है, कैसे उठती है ना। तो मना कर रही है कि डू नॉट हंच, मत झुकाओ। ये जानते तमाम स्टाइलिश चली है चलने के बोलने के तरीके, है ना। तो माँ मना करती है कि डू नॉट हंच, मत झुकाओ योर शोल्डर्स, अपने कंधों को। अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ, क्योंकि बच्ची कंधों को झुका के बैठी हुई है, इसलिए माँ मना कर रही है। फिर कहती है कि स्टॉप, रोक दो, बंद कर दो। स्टॉप मीन्स क्या होता है? रुकना। स्टॉप, रोक दो। दैट, उस स्लाउचिंग, झुक कर बैठना। स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है? झुक कर बैठना। अमांडा, संबोधन का चिन्ह है ना, बार बार करे अमांडा। माँ क्या करे? अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, यानी झुक कर बैठना, झुक कर बैठना। स्टॉप कर दो मतलब रोक दो, छोड़ दो। माँ क्या कहती है? अमांडा स्लाउचिंग यानी झुक कर बैठना, स्टॉप रोक दो। अमांडा झुक कर बैठना छोड़ दो। एंड, और सिट अप, बैठो, स्ट्रेट, सीधा, और सीधा बैठो। क्लियर बात? एक बार इसको फिर रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। फिर क्या कहते हैं? अमांडा स्लाउचिंग, झुक कर बैठना, स्टॉप छोड़ दो, रुक दो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और कैसे बैठो? सीधा बैठो। इस तरह से अमांडा को उसकी माँ समझा रही है, तौर तरीके बता रही है कि नाखून को दांत से मत काटो, और अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, और झुक कर बैठना छोड़ दो। कैसे बैठो? सीधा बैठो। इस तरह से माँ अपनी बच्ची को सुझाव देती है, विचार देती है। आते हम लोग सेकंड पैराग्राफ पर। इसका सेकंड पैसेज, सेकंड पैराग्राफ। जब माँ ने समझा दिया, मैंने आपसे बताया ये लड़कपन है, बचपन है, माँ बाप मना करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। माँ ने कहा बच्चा क्या जल्दी, आज कोचिंग जाना है, तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। मैं छोटा दूध पीता बच्चा हूँ, समझाने लगती है, लेकिन किसके लिए कर रही है? वो आपके लिए कर रही है। बच्ची नाराज हो जाती है, सोचती है कि कहां से कहां में यहाँ इस दुनिया में आ गए, काश हम ऐसी दुनिया में होते जहां मुझको रोकने टोकने वाला। क्या सोच रही है बच्ची? सेकंड पैराग्राफ में बच्ची सोच रही है, क्या सोच रही है? सोच रही है कि काश ऐसी कोई जगह हो जाती जहां मैं जाती, मेरे अलावा वहां कोई दूसरा नहीं होता, मेरी माँ भी नहीं होती जो मुझको रोक टोक करती। क्या कहती है बच्ची? सोच रही है कि देयर इज ए लैंग्वेज। बच्ची सोच रही है देयर इज ए लैंग्वेज। बच्ची सोचती है कि काश, ए मीन्स एक, लैंग्वेज माने शांत, इमरल्ड सी, इमरल्ड मतलब तो होता है हरे रंग का पत्थर, लेकिन यहाँ इमरल्ड सी का मतलब है हरे रंग का समुद्र। बच्चे सोच रही है कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, कष्ट में है। कहती है कि काश ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज माने शांत, इमरल्ड सी, हरे रंग का समुद्र होता, वेयर, जहां, द सोल, सोल मीन्स अकेली, एकमात्र, इनहेबिटेंट, निवासी, इज मी, मैं, इज मी, मैं। बच्ची क्या सोच रही है कि काश एक शांत, लैंग्वेज माने समुद्र, एक शांत हरे रंग का समुद्र होता, जहां सोल इनहेबिटेंट,
एकमात्र निवासी या अकेली निवासी इजमी मैं होती। और करिए, और क्या करिए कि और मैं क्या होती, मैं उस समुद्र में रहने वाली एक मरमिड होती, एक जलपरी। और क्या सोच रही है कि ए मरमिड एक जलपरी होती। जलपरी एक काल्पनिक वस्तु है जिसको हम मानते हैं कि मरमिड का जो पीछे का हिस्सा होता है, जलपरी का जो पीछे का हिस्सा होता है वो पूंछ मछली का होता है, और आगे का हिस्सा किसका होता है, स्त्री का होता है। आगे का हिस्सा स्त्री का और पीछे का हिस्सा यानी पूंछ वाला हिस्सा मछली का होता है और आगे का हिस्सा स्त्री का होता है। ये हमारी कल्पना है। करिए कि ए मरमिड मैं क्या होती, एक जलपरी होती। कहाँ रहने वाली, ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे चलती, धीरे धीरे चलती, पीसफुली, समतापूर्वक। अब करिए कि क्या होती, मैं एक जलपरी होती और प्रसन्नता पूर्वक ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे चलती। इसको एक बार कैसे दोहराते देखिएगा। बच्ची सोच रही है, कल्पना कर रही है। क्यों कष्ट में है वो, क्योंकि माँ की बात को उसको बुरा लग गया। क्या सोच रही है, सोच रही है कि काश ए लैंग्वेज एक शांत हरे रंग का समुद्र होता जहां अकेली निवासी मैं, यानी मेरे अलावा वहां कोई मुझको रोकने टोकने वाला। तो फिर कह रही है ए मरमिड मैं एक जलपरी होती। जलपरी के बारे में बताया ना, उसका पूंछ वाला हिस्सा मछली का और आगे का जो हिस्सा होता है वो। सोच रही है कि मैं क्या होती, मैं एक जलपरी होती। कहाँ रहने वाली, समुद्र में, समुद्र में रहने वाली, हरे रंग के समुद्र में रहने वाली मैं जलपरी होती और ब्लिसफुली, प्रसन्नता पूर्वक ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे चलती। तो इस तरह से दूसरे पैराग्राफ में कवित्री ने उस बच्ची के सोच को दिया है। वो बच्ची क्या सोच रही है, जैसा कि उसका बचपन है, लड़कपन है, अज्ञानता है, इसलिए बच्ची इस तरह का सोच रही है। उम्मीद करते हैं दूसरा पैर आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो तो बताएंगे। अब हम लोग किस पर आएंगे, पैरा नंबर 3 पर आएंगे। ध्यान देखिए, अभी बच्ची सोच ही नहीं है, नाराज है। पहले पैरे में माँ ने उसको डांटा, बोला। दूसरे पैरे में बच्ची नाराज है और कल्पना कर रही है। अभी कल्पना ही कर रही तब तक माँ ने फिर बोल दिया। माँ ने फिर डांट दिया उसको। क्या कहा, डिड यू फिनिश, डिड यू फिनिश। यहाँ देखो लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और समाचार चिन्ह लगा है भाई। और हमने पढ़ा है कि सहायक क्रिया पहले तो क्या से शुरू करेंगे, वो सहायक क्रिया किसी भी टेंस की हो। तो डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया। डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया, या क्या तुमने पूरा कर लिया। योर होमवर्क, अपना गृह कार्य। अमांडा, अभी बच्ची नाराजी है, तब तक माँ ने फिर पूछ लिया। क्या पूछ लिया, डिड यू फिनिश, क्या तुमने पूरा कर लिया। योर होमवर्क, अपना गृह कार्य। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। डिड यू टीडी, और क्या पूछ लिया, डिड यू टीडी, क्या तुमने साफ कर लिया। टीडी का मतलब होता है साफ करना। डिड यू टीडी, क्या तुमने साफ कर लिया। योर रूम, अपना कमरा। अमांडा, माँ पूछ रही है अमांडा से, अमांडा क्या कर रही है। अमांडा, डिड यू टीडी, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। और माँ क्या करे, तीसरी बात कर रही है, आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड, मैं जानती हूँ। माँ ख्याल करती है कि ऐसे बच्चे कहते हैं, माँ कहती है कि तुमको कहा था सुबह ही, लेकिन ऐसा काम तुमने नहीं किया। तो उसी की बात कर रही माँ क्या कर रही है,
आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज, अपने। अमांडा, अमांडा संबोधन कर रही है। अमांडा, आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है। टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज, है ना जी। तो आप क्या कहेंगे? अमांडा, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमको बताया है अपने जूते साफ करने के लिए। इन पंक्तियों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान देंगे। डिड यू फिनिश, क्या तुमने, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना, पूरा करना। डिड यू फिनिश, माँ पूछ रही है कि डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया। डिड की वजह से क्या लग रहा है यहाँ? डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया। योर होमवर्क, अपना गृह कार्य। अमांडा, अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। फिर पूछती है डिड यू टिडी, क्या तुमने, टिडी का मतलब डिड यू टिडी, क्या तुमने साफ कर लिया योर रूम, अपना कमरा। अमांडा, अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट, मातारी फिर आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा है, मैंने तुम्हें बताया है। टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज, अमांडा। अमांडा, ये संबोधन का चिन्ह है, बार बार करें, ये संबोधन का चिन्ह है। अमांडा, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें बताया है क्या करने के लिए, अपने जूते साफ करने के लिए। ये पैरा समझ में आ रहा होगा थोड़ा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से पहले पैरे में माँ ने प्रश्न पूछा, माँ ने उसको डांटा, बोला। दूसरे पैराग्राफ में बच्ची कष्ट में है और कल्पना में चली गई। तीसरे पैरे में फिर माँ बच्ची से पूछ रही है। इसके बाद आते हम लोग पैरा नंबर कौन सा होगा? चौथा। पैरा नंबर 4, 4 में क्या है? फिर बच्ची अभी तो कष्ट में थी और फिर कष्ट में आ गई, नाराज हो गई। पैरा नंबर 4 बना रहे हम लोग। बच्ची क्या कहती है कि आई एम एन आर्फन। बच्ची सोचती है, आर्फन का मतलब किसे कहते हैं आप? नाथ को। नाथ किसे कहते हैं? जिसके पेरेंट्स। बच्चे सोचते हैं कैसे माँ बाप ना हो तो अच्छा है। क्यों ऐसा सोच रही है? क्योंकि उसकी अज्ञानता है, उसको ज्ञान नहीं है। माँ ने तो इसलिए मना किया कि हमारी बच्ची अच्छे ढंग सीखे, लेकिन बच्ची नाराज होकर कहती है कैसे माई बाप खत्म हो जाए, मर जाए। क्या कर रही है जी? कह रहे कि आई एम आर्फन। सोच रही है कि काश आई एम एन आर्फन, मैं क्या होती? मैं एक अनाथ। आई एम एन आर्फन, काश मैं क्या होती? एक अनाथ होती। अनाथ का मतलब रोमिंग, भटकने वाली, घूमने वाली। रोमिंग का मतलब भटकने वाली, घूमने वाली। द स्टेट, गलियों, स्टेट, स्टेट, स्टेट के स्टेट। यस है क्या? स्टेट। आई एम एन आर्फन, बच्ची सोच रही है कि काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग, भटकने वाली। द स्ट्रीट, यानी गलियों में भटकने वाली मैं क्या होती? एक अनाथ होती। मतलब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। आई पैटर्न, और जानते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चल रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहना के माँ ने भेजा, सुंदर कपड़े पहना के भेजा, हमारी बच्ची अच्छी तरह हो। बच्ची गई, धूल दिख गया तो धूल में लगती है नमूना बनाने पैर से। देखा है बच्चों को ऐसे करते? बहुत अच्छे कपड़े पहना के भेजा, चली गई धूल में, धूल में लगी पैर से क्या करने लगी? आकृति बनाने लगी, पतंग बनाने लगी उसी में वो। तो बच्ची क्या कर रही, कह रही है, सोच रही है कि आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। जैसे बच्चे देखते धूल पाते हैं, धूल में लगते हैं आकार बनाने,
तो बच्ची सोच रही आई पैटर्न, मैं आकृति बनाती। सॉफ्ट माने कोमल और डस्ट माने कोमल धूल, कोमल या मुलायम धूल, मुलायम धूल में मैं क्या करती, आकृति बनाती। विच मीन से, माइनिस अपने, हस्ट माने दबे हुए, अब बेयरफुट माने नंगे पांव। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई हस्ट बेयरफुट। तो सोच रही है कि अपने दबे हुए नंगे पांव, फुट होता है, फुट, फुट का बहुवचन फिट होता है। अपने दबे हुए, अरे भाई दबा के बनाएगी तभी तो आकृति बनेगी। तो अपने दबे हुए नंगे पांव से आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं कोमल धूल में क्या करती, आकृति बनाती। कल्पना कर रही है, क्या कल्पना कर रही है, अपने दबे हुए नंगे पैरों, विच माने से, अपने दबे हुए नंगे पैरों से मुलायम धूल में आई पैटर्न मैं आकृति। द साइलेंस, शांति, साइलेंस माने शांति, इज गोल्डन, सुनहरी है या मूल्यवान है। जैसे गोल्ड में सोना होता है तो गोल्डन और सुनहरी भी कहते हैं। द साइलेंस, शांति, करेक्ट, जब इतना मामला शांत होता मुझको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। द साइलेंस, शांति, इज गोल्डन, शांति मूल्यवान है। शांति क्या है, मूल्यवान है, या शांति खूबसूरत। अरे शांति मतलब कोई लड़की नहीं भाई, शांत माहौल समझ लेना। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति क्या है, सुनहरी है या मूल्यवान है। द फ्रीडम, स्वतंत्रता, इज स्वीट, करे का सोच रही काश ऐसा हो जाता तो वहां जो शांति है वो शांति कैसी होती, सुनहरी होती या मूल्यवान होती। द फ्रीडम, और ये जो मेरी स्वतंत्रता है वो कैसी होती, इस मधुर। एक बार इसको देखेंगे, क्या बच्ची सोच रही है कि रोमिंग द स्ट्रीट यानी गलियों में घूमने वाली, काश गलियों में, रोमिंग मतलब घूमने वाली, काश गलियों में घूमने वाली मैं क्या होती, मैं एक माँ होती। क्या करती, अपने, मैं आई है ना यहाँ, मैं अपने दबे हुए नंगे पैरों से कोमल धूल में, मुलायम धूल में क्या करती, आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति मूल्यवान है। शांति क्या है, या सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है, आजादी है, वो स्वीट है या नहीं। तो यह पैरा नंबर 4 आपका खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े हम, इसके बाद आते हम पैरा नंबर कौन सा है, 5। अभी ये कल्पना कर ही रही है, तब तक फिर ने माँ ने पूछ दिया, माँ ने डांट दिया, उसको सुझाव दिया। माँ ने क्या कहा, जैसे आज के बच्चे हैं खाना कम खाएंगे लेकिन टॉफी और चॉकलेट पर जोर ज्यादा रहेगा, है ना। तो माँ मना कर रही है, माँ मना करती है कि जो ज्यादा चॉकलेट और टॉफी अगर खा रही हो अमांडा, उससे ध्यान देंगे इस 5वें पैरे में माँ मना कर रही है अमांडा को कि जो टॉफी और चॉकलेट खाती हुई है तुम्हारे मुहासे के लिए दिक्कत है, तुम्हारे मुहासे हैं, इसलिए मना कर रही है। माँ कह रही है कि डू नॉट इट, मत खाओ, डू नॉट इट, मत खाओ, दैट, उस चॉकलेट, अमांडा, अमांडा संबोधन कर रही है माँ, क्या कर रही है, अमांडा क्या कर रही है, अमांडा डू नॉट ईट, मत खाओ, दैट चॉकलेट, अमांडा चॉकलेट को मत खाओ। रिमेम्बर,
याद करो योर अपनी एकनी, एकनी माने मुहासे, अमांडा। माँ याद दिलाती है कि पिछली बार तुमने खाया था तो मुहासे निकल गए थे, और फिर तुम मान नहीं रही हो, तो अपने मुहासों को याद करो। क्या कर रही है माँ? कर रही है कि डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेम्बर योर एकनी, एकनी माने मुहासा, रिमेम्बर माने याद रखना, योर माने अपनी, एकनी माने अमांडा अपने मुहासों को याद रखो। मतलब कहने का माँ का मतलब क्या है? तुम चॉकलेट खाती हो तो मुहासे तुमको निकलते हैं, इसलिए माँ ने क्या कहा? रिमेम्बर योर एकनी अमांडा, अमांडा अपने मुहासों को याद करो, याद रखो। विल यू प्लीज। और माँ कह रही है, लेकिन जो बच्ची अमांडा है माँ की तरफ देख नहीं रही है। मैंने बताया कि ये कवित्री कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया के माहौल के बच्चों की बात की जा रही है। हमारे भारतीय माहौल का बच्चा होता ना, माँ निकालती चप्पल, मत चप्पल, चप्पल सेवा कर देते। लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया माहौल का है। माँ पूछ रही है कि मैं तब से बोल रही हूँ, तुम मेरी बात को सुन नहीं रही हो, क्या मैं तुमसे बात करूं, तुम मेरी तरफ देख सकती हो? माँ पूछ रही है, क्या करिए? विल यू प्लीज, विल यू प्लीज लुक। साहित्य फिर पहले लग गई, साहित्य पहले लगती है तो क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं जी? माँ कह रही है कि विल यू प्लीज लुक, कृपया तुम देखोगी एट मी, कृपया। माँ कितने प्रेम से पूछ रही है। भारतीय माँ होती तो जी बड़ी सेवा होती। विल यू प्लीज लुक एट मी, विल यू प्लीज, प्लीज माने कृपया, लुक माने देखना, एट मी माने मुझ पर या मेरी तरफ। तो विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या विल की वजह से क्या लगा रहे हैं? क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी? विल है तो कागज लगा रहे हैं। क्या कृपया तुम मेरी तरफ देखोगी? वेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अमांडा, क्योंकि अमांडा को बात करके, लेकिन अमांडा अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो माँ कहती है, अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी? वेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इसको फिर देखिए एक बार पैरा को। माँ क्या कह रही है कि डू नॉट इट, मत खाओ, दैट उस चॉकलेट, अमांडा चॉकलेट को मत खाओ। रिमेम्बर याद रखो, योर एकने अपने मुहासों को, अमांडा, अमांडा अपने मुहासों को याद रखो। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि जब वो चॉकलेट खाती थी तो उसको मुहा से निकले थे। विल यू प्लीज, और क्या करिए? विल यू प्लीज लुक, लुक माने देखना, एट मी मतलब मेरी तरफ, लुक माने देखना, एट मी माने। तो क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगी? वेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे किसे कर रही है? अमांडा से कर रही है। तो ये माँ बड़े सॉफ्टली, बड़े कोमल ढंग से बात कर रही है, लेकिन बच्ची अज्ञानता में है और वो तमाम तरीके के कल्पनाओं में खो जाती है। अब आते हैं अगले पैरा नंबर 6 की तरफ। हम लोग 5 पढ़ रहे थे, अब आएंगे पैरा नंबर 6 पर। पैरा नंबर 6 है, कल्पना कर रही है बच्ची कि मैं एक रेपुंजल होती। मैं क्या होती? रेपुंजल होती। रेपुंजल क्या है? एक जर्मन कहानी में एक परी है, जर्मन कहानी में एक परी है। उस कहानी की थोड़ी हम चर्चा करते हैं। रेपुंजल शब्द आया है पैरा नंबर 6 में, देख रहे हैं आप, बुक में दिख रहा होगा आपको, रेपुंजल शब्द लिखा हुआ है। ये रेपुंजल शब्द, रेपुंजल एक कहानी है
जर्मन कहानी, जिसमें रेपुंजल एक परी है और उस परी को एक डायन ने, चुड़ैल ने, डायन क्या लिया, चुड़ैल समझ रहे हैं, बसवरिया वाली जी, हाँ जी। तो क्या करिए कि वो जो चुड़ैल थी रेपुंजल परी को पकड़ लेती है और पकड़ कर लेकर जाती है। उस रेपुंजल परी को चुड़ैल पकड़ती है और ले जाकर एक टावर पर रख देती है। और टावर पर रखने के बाद जो परी थी उसके बाल बड़े लंबे थे, उसके बाल इतने लंबे थे कि वो लटक करके जमीन पर आ जाते थे। उसी बाल को पकड़ करके वह चुड़ैल टावर पर चढ़ा करती थी। किसके बाल को पकड़ के, रेपुंजल के बाल को पकड़ करके उस टावर पर चढ़ा करती। किसने पकड़ा किसको, परी को किसने पकड़ा, कहाँ रखी ले जाके, और वह चुड़ैल रेपुंजल परी के बालों को पकड़ करके वह टावर पर चढ़ा। तो बच्ची कल्पना कर रही है उसी की कि आई है रेपुंजल, सोच रही काश मैं क्या होती, मैं रेपुंजल होती, काश मैं रेपुंजल होती। रेपुंजल क्या थी, परी, काश मैं रेपुंजल होती, काश मैं रेपुंजल परी थी। आई हैव नॉट ए केयर, आई हैव नॉट ए केयर मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करती, मैं किसी की परवाह नहीं करती, किसी की बात का ध्यान नहीं देती। क्या करे भाई, आई एम रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल परी होती। आई हैव नॉट ए केयर, मैं ध्यान नहीं देती, मैं किसी की परवाह नहीं करती। लाइफ जीवन, इन मीन्स में टावर मीनार, इनको लेके जाके रेपुंजल को चुड़ैल कहाँ रखी थी, मीनार पर, टावर पर। तो कह रहे कि लाइफ जीवन इन टावर, एक टावर में जीवन, इस ट्रैंक्विल माने शांत, एंड रेयर खूबसूरत, रेयर माने क्या हो जाएगा, टावर यानी मीनार, टावर को मतलब बता दिया कि चुड़ैल रेपुंजल परी को कहाँ लेके गई थी, टावर पर रखी थी ना। तो वही तो सोच रही है कि लाइफ जीवन इन ए टावर, एक मीनार में जीवन, एक मीनार में जीवन, इस ट्रैंक्विल शांत है, एंड रेयर खूबसूरत, एक टावर यानी मीनार में जीवन शांत और खूबसूरत है। क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि टावर पर ही लेके गई थी वो चुड़ैल। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन एक गलती मैं नहीं करती, जो गलती रेपुंजल ने किया था कि अपने बालों को मीनार पर से नीचे लटका दिया था, जिसको पकड़ करके चुड़ैल चढ़ जाती थी, मैं अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती और चुड़ैल नीचे ही रह जा, मुझ तक पहुंचती। ये सोच रही है कि आई विल, आई के साथ सही लगता है लेकिन हम निश्चितता दी गई है इसलिए हम विल कर, आई के साथ सही लगता है लेकिन जहाँ वाक्य पर बहुत जोर होता है यहाँ उल्टा नियम लग जाता है, तो आई के साथ हम विल ही कर रहे हैं। आई विल सर्टेनली, सर्टेनली माने मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन नीचे गिराती, लेट डाउन नीचे गिराती, माई अपने ब्राइट चमकेंगे हेयर, अपने चमकीले बालों को निश्चित रूप से कभी नहीं मैं नीचे। बच्ची सोच रही है कि रेपुंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती थी इसलिए बाल पकड़ के चढ़ जाती थी, और मैं होती तो अपने बालों को नीचे नहीं गिराती और न बाल नीचे आते न चुड़ैल फिर चढ़ के हमारे पास, क्योंकि चुड़ैल ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था, उसकी स्वतंत्रता को खत्म। तो ये स्वतंत्र रहना चाहती थी ना, अमांडा कैसा रहना चाहती थी, तो चाहती थी कि वह चुड़ैल भी मेरे पास न, इसलिए सोच रही है, क्या सोच रही है, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बाल, निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, आई विल लेट डाउन मैं नीचे गिरा।
अपने चमकीले बालों को निश्चित रूप से मैं कभी नीचे क्यों ऐसा सोच रही है कि न गिराएंगे न जुड़े चढ़ के पास जाएगी और अपने कब्जे में रखेगी। इस तरह से यह पैरा नंबर 6 खत्म हो गया। आते हम लोग पैरा नंबर 7 की तरफ। पैरा नंबर 7 अंतिम पैरा है। माँ फिर पूछती है, माँ फिर कहती है कि स्टॉप, रोक दो, बंद कर दो। दैट मैंने उस सल्किंग, सल्किंग का मतलब सल्किंग का मतलब मुंह फुलाना। देखो आगे भाई, मुंह फुला के बैठ गई अमांडा। माँ ने कह दिया, अमांडा ने मुंह फुला लिया कि बार बार मुझको समझाती रहती है ये मत करो, वो मत करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो। मुंह फुला लिया। किसने मुंह फुला लिया भाई? हाँ जी। तो माँ ने कहा कि स्टॉप, बंद करो। दैट उस, मैंने आपको बताया ना कि इंडियन अगर माँ होती तो क्या क्या होता। अब तक तो कितनी कहानी हो गई। माँ के पैर छूती। स्टॉप, रोक दो। दैट उस सल्किंग, मुंह फुलाना, एडवांस तुरंत। हाँ तुम्हें माँ थोड़ी सख्त हुई, कहा कि एडवांस तुरंत, स्टॉप रोक दो। दैट उस सल्किंग मैंने मुंह फुलाना, मुंह फुलाने को तुरंत रोक दो, बंद कर दो, मुंह फुलाना बंद कर दो अमांडा। और ये तो माँ कह रही है, लेकिन भारतीय माँ होती तो नहीं, भारतीय माँ होती तो खुद ही मुंह फुला देती। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा तुरंत मुंह फुलाना रोक दो, मुंह फुलाना छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू तुम, आर मीन्स ऑलवेज हमेशा, सो मूडी, सो का मतलब अधिक होगा, मूडी का मतलब क्रोधित, गुस्से वाली या बदमिजाज। मैंने कहा कि यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा कैसी रहती हो? हमेशा मूड में रहती हो, हमेशा गुस्से में रहती हो, या हमेशा तुम बदमिजाज रहती हो। अमांडा, अमांडा यू आर ऑलवेज, ऑलवेज माने सो मूडी, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो। अमांडा तुम हमेशा गुस्से में रहती हो। माँ कहती है, अगर कोई बगल वाला सुन लेगा तो ये कहेगा कि माँ बच्ची को बार बार परेशान कर, कितनी सारी बच्ची है इसको माँ परेशान करती। माँ कह रही है कि मेरी बदनामी होगी, तुम ऐसे मुंह फुला के बैठोगी तो आस पास वाले क्या कहेंगे, बड़ी शिकायत होगी भाई। माँ क्या कह रही है? एनीवन, कोई व्यक्ति, वुड थिंक, सोचेगा, कोई व्यक्ति सोचेगा, दैट की, देंगे माँ लास्ट में क्या कर रही है? एनीवन, कोई व्यक्ति, वुड थिंक, सोचेगा, दैट की आई नेग्ड, मैं परेशान करती हूँ, एट यू, एट यू तुमको। अमांडा, अमांडा एनीवन वुड थिंक, कोई व्यक्ति सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, मैं तुम्हें परेशान कर, मेरी बदनामी ना करो, मेरी शिकायत। क्लियर होगी बात? एक बार इसको थोड़ा रिपीट करते हो। स्टॉप दैट सल्किंग एट ऑन अमांडा, अमांडा उस मुंह फुलाना, ये हम कहते कि अमांडा मुंह फुलाने को तुरंत बंद कर दो, छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तुम हमेशा अधिक गुस्से में रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू अमांडा, अमांडा कोई भी व्यक्ति सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, मैं तुम्हें परेशान करती। इस तरह से उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर हुई बात?